स्टूडेंट्स, आप चैप्टर रीड कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस का लोकतांत्रिक व्यवस्था का संगठन। आप देख चुके हैं इस चैप्टर में कि किस तरीके से गुजरात में कांग्रेस की हार हुई थी और उसे अपनी सत्ता से अपना पद छोड़ना पड़ा था, रिज़ाइन देना पड़ा था। फिर बिहार की जो सिचुएशन आई थी वो एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी, जो श्रीमती इंदिरा गांधी का इलेक्शन था, उसे इनवैलिड घोषित कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ठीक है, जब उसे इनवैलिड घोषित कर दिया तो उस समय पे जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, क्या परिणाम आए जो उसने इमरजेंसी लगाई थी, तो उससे संबंधित आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, सरकार के इस फैसले से विरोध आंदोलन एक बारगी रुक गया। जो विरोध हो रहा था, इतने सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो एक समय के लिए हम समझ सकते हैं कि जो विरोधी आंदोलन उत्पन्न हो गया था राष्ट्रीय स्तर पर, वह रुक गया। हड़तालों पर रोक लग गई, अनेक विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। राजनीतिक माहौल में तनाव भरा एक गहरा सन्नाटा छा गया। आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर भी रोक लगा दी। समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। इसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। देखिए, जब किसी भी न्यूज़पेपर वाले को अपने उसमें प्रिंट करने से पहले जब गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़े तो उसे प्रेस की सेंसरशिप कहा जाता है। सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनज़र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। धरना प्रदर्शन, हड़ताल की भी अनुमति जो थी वह नहीं थी। ठीक है, कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, कोई भी स्ट्राइक नहीं हो सकती। और उसके बाद जो सिचुएशन हुई, कहता है कि सबसे बड़ी बात यह हुई थी कि आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकार जो हैं वह निष्प्रभावी हो गए थे। उनके पास अब यह अधिकार भी नहीं रहा था कि मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाए। देखिए, जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती होती है, तो उस समय हर मनुष्य के पास यह अधिकार है कि वह अपने अधिकारों को दोबारा प्राप्त कर सकें और कोर्ट का, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी करवा के उन्हें प्राप्त कर सकें। लेकिन इमरजेंसी की ड्यूरेशन में ये सिचुएशन भी जो थी वह ख़त्म हो गई थी। कोई भी व्यक्ति कोर्ट तक नहीं जा सकता था। सरकार ने निवारक नज़रबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों की गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता था कि उन्होंने कोई अपराध किया है, बल्कि इसके विपरीत इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को इस आशंका से गिरफ्तार किया जाता था कि वे कोई अपराध कर सकते हैं। सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नज़रबंदी अधिनियमों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। देखिए, निवारक नज़रबंदी के तहत उन्होंने क्या किया कि लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जा रहा कि उन्होंने कोई क्राइम किया है, बल्कि इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है कि इस आशंका के बिहाफ पर गिरफ्तार किया जा रहा है कि वह कोई अपराध कर सकते हैं। जो सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नज़रबंदी के अधिनियमों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की थी, जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, वे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी की चुनौती भी नहीं दे सकते थे। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी रिट है जो हमारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और यह किस लिए जारी की जाती है बेटा? यह इसलिए जारी की जाती है, इसके अंदर यह होता है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो विद इन 24 आवर्स जो भी नज़दीकी मजिस्ट्रेट हैं उसके सामने उसे पेश करना होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन थी कि आशंका के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और वो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट तक जारी नहीं करवा सकते थे, क्योंकि उन्हें कोर्ट जाने का आदेश, अनुमति नहीं थी। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए, जिन गिरफ्तार लोगों अथवा उनके पक्ष से किन्हीं और ने उच्च न्यायालय ने और सर्वोच्च न्यायालय में कई
कई मामले दायर किए, लेकिन सरकार का कहना था कि गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तारी का कारण बताना कतई जरूरी नहीं है। उनकी अनेक उच्च न्यायालयों ने फैसला दिया कि आपातकाल की घोषणा के बावजूद अदालत किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई ऐसी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर सकती है जिसमें उसने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी हो। 1976 के अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालय को फैसले को उलट दिया और सरकार की दलील मान ली। देखिए, बहुत सारे उच्च न्यायालय थे ऐसे जिन्होंने ये कहा कि इमरजेंसी के ड्यूरेशन में यदि कोई व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका को दायर करता है, ठीक है, तो उसको उस चीज़ की अनुमति है और सरकार जो न्यायालय है वह उसकी याचिका को स्वीकार करेगा। लेकिन जब 1976 के अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय ने जो संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालय ने इस फैसले को उलट दिया और उन्होंने सरकार की दलील को मान लिया कि इस ड्यूरेशन में वो यह रिट नहीं दायर कर सकते और उन्हें कारण बताना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनको एक क्राइम वो कर सकते हैं। इस आशंका के बिहाफ पे उनको गिरफ्तार किया गया है। इसका आशय यह था कि सरकार आपातकाल के दौरान नागरिक से जीवन और आज़ादी का अधिकार वापस ले सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से नागरिकों के लिए अदालत के दरवाजे बंद हो गए। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक विवादास्पद फैसलों में से एक माना जाता है। आपातकाल की मुखालफत और प्रतिरोध की कई घटनाएं घटीं। पहली लहर में जो राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बच गई थी वे भूमिगत हो गई। देखिए, 600 के आसपास तो जो पॉलिटिशियन थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन कुछ पॉलिटिशियन बेटा ऐसे भी थे जो उस टाइम पे अरेस्ट होने से बच गए थे। तो वो क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, भूमिगत हो गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया। जिन समाचार पत्रों को छापने से रोका जाता था उनकी जगह ये अखबार खाली छोड़ देते थे। देखिए, जो समाचार सरकार मना कर देते थी कि यह अखबार में नहीं छपने चाहिए, तो उनकी जगह पर ये न्यूज़पेपर वाले क्या करते थे, कुछ स्पेस को ब्लैंक छोड़ देते थे, खाली छोड़ देते थे। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना मुनासिब समझा। सेंसरशिप को धत्ता बताते हुए गुपचुप तरीके से अनेक न्यूज़लेटर और लीफलेट्स निकले। पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक थे शिवराम करांत और पद्मश्री से सम्मानित थे हिंदी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने लोकतंत्र के दमन की विरोध में अपनी पदवी को लौटा दिया। बहरहाल मुखालफत और प्रतिरोध के इतने प्रकट कदम कुछ ही लोगों ने उठाए। संसद ने संविधान के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी हुई। उस टाइम पे संविधान के सामने कई नई चुनौतियां आई। इंदिरा गांधी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में संविधान में संशोधन हुआ। इस संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के जो भी चुनाव होते हैं उनको जो न्यायालय है, ठीक है, अदालत है, वहाँ पर चुनौती नहीं दी जा सकती। आपातकाल के दौरान ही संविधान में 42वां संशोधन पारित हुआ था। आप पढ़ चुके हैं कि इस संशोधन के जरिए संविधान के अनेक हिस्सों में बदलाव किए गए। 42वें संशोधन के जरिए हुए अनेक बदलावों में एक था देश की विधायिका के कार्यपालिका को 5 से बढ़ाकर 6 साल कर देना। विधायिका का जो कार्यकाल था उसे कितना बढ़ा के कर दिया गया, उस समय पे 5 से 6 कर दिया गया। यह व्यवस्था मात्र आपातकाल की अवधि भर के लिए ही नहीं की गई थी, इससे आगे के दिनों में भी स्थायी रूप से लागू किया जाना था। इसके अतिरिक्त अब आपातकाल के दौरान चुनाव को 1 साल के लिए स्थगित किया जा सकता है। इस तरह देखें तो 1971 के बाद अब चुनाव 1976 के बदले कब करवाए जा सकते थे, 1978 में करवाए जा सकते थे। अब आपातकाल से जो विवाद उत्पन्न हुए उनके बारे में देखते हैं कि जो आपातकाल श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया था तो उससे कौन कौन से विवाद उत्पन्न हुए, ठीक है। तो देखिए, आपातकाल के संदर्भ में विवाद। आपातकाल भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण है। इसका एक कारण है कि आपातकाल की घोषणा को
घोषणा की ज़रूरत को लेकर विभिन्न दृष्टिकोणों का होना। दूसरा कारण यह है कि सरकार ने संविधान प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करके व्यवहारिक तौर पर लोकतांत्रिक कामकाज को ठप कर दिया है। इमरजेंसी लग गई तो इसकी वजह से जो भी लोकतांत्रिक कामकाज था वह ठप हो गया था। आपातकाल के बाद शाह आयोग ने अपनी जांच में पाया कि इस अवधि में बहुत सारी अति हुई है। शाह आयोग इस आपातकाल की जांच के लिए बनाया गया और उन्होंने यह पाया कि बहुत सारी इसमें अति हुई है, बहुत कुछ इसमें गलत हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत में लोकतंत्र पर अमल के लिहाज से आपातकाल से क्या क्या सबक सीखे जा सकते हैं, इस पर भी अलग अलग राय मिलती हैं। आइए इन पर एक एक करके नज़र दौड़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपातकाल की घोषणा के कारण का उल्लेख करते हुए संविधान में बड़े सादे ढंग से अंदरूनी गड़बड़ी जैसे शब्द का व्यवहार किया गया। 1975 से पहले कभी अंदरूनी गड़बड़ी को आधार बनाकर आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी। यह फर्स्ट टाइम हुआ था कि 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था। इससे पहले यह स्थिति कभी भी सामने नहीं आई थी। हम पढ़ चुके हैं कि देश के कई हिस्सों में विरोध आंदोलन चल रहे थे। क्या इसे आपातकाल लागू करने का पर्याप्त कारण माना जा सकता है? जो देश में सरकार के खिलाफ विरोध चल रहा था, क्या उस विरोध को आपातकाल घोषित करने का उचित कारण माना जा सकता है? ये सब ठीक है जो कांग्रेस ने किया था, जो इमरजेंसी लगाई थी, जो इतने सारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया था, जो प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी थी, क्या यह सब कुछ ठीक था उस समय पे? सरकार का जो तर्क था वह क्या था? भारत में लोकतंत्र है और इसके अनुकूल विपक्षी दलों को चाहिए कि वे निर्वाचित शासक दल को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने दें। देखिए, भारत में लोकतंत्र है, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार का मानना था कि जो विपक्षी दल हैं उन्हें किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो लोकतांत्रिक सरकार नीतियाँ लेकर आती हैं विपक्षी दल उन्हें लागू करने दें। सरकार का मानना था कि बार बार का शाह जांच आयोग के प्रति इंदिरा गांधी के टकराव भरे रवैये पर सरकार का मानना था कि धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्रवाई लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इंदिरा गांधी के समर्थक यह भी मानते थे कि लोकतंत्र में सरकार पर निशाना साधने के लिए लगातार गैर संसदीय राजनीति का सहारा नहीं लिया जा सकता। इससे अस्थिरता पैदा होती है और प्रशासन का ध्यान विकास के कामों से भंग हो जाता है। सारी ताकत कानून व्यवस्था की बहाली पर लगानी पड़ती है। इंदिरा गांधी ने शाह आयोग को चिट्ठी में लिखा कि विनाशकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़ंगे डाल रही थी और मुझे गैर संवैधानिक साधनों के बूते सत्ता से बेदखल करना चाहती थी। जो उसके विरोधी थे वो उसे सत्ता से हटाना चाहते थे। ठीक है, और गैर संवैधानिक साधनों के थ्रू हटाना चाहते थे। यह स्टेटमेंट श्रीमती इंदिरा गांधी ने शाह आयोग को पत्र के द्वारा लिखी थी। कुछ अन्य दल मसलन सीपीआई, इसने आपातकाल के दौरान कांग्रेस को समर्थन देना जारी रखा। सीपीआई का विश्वास था कि भारत की एकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है। सीपीआई का मानना था कि ऐसी सूरत में विरोध पर एक हद तक प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सीपीआई का मानना था कि जेपी ने जिस जन आंदोलन की अगुवाई की थी वह मुख्यतः मध्यम वर्ग का आंदोलन था और यह मध्यम वर्ग कांग्रेस की परिवर्तनकामी नीतियों के विरोध में था। आपातकाल के बाद सीपीआई ने महसूस किया कि उसका मूल्यांकन गलत था और आपातकाल का समर्थन करना भी उसकी एक गलती थी। देखिए, स्टार्टिंग में जो सीपीआई थी उसने जो कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी वह उसके फेवर में था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके प्रति अंतर्राष्ट्रीय साजिश से हो रही है, इसलिए उसने कांग्रेस को सपोर्ट किया। लेकिन जब बाद की बात करें तो सीपीआई ने यह महसूस किया, जो उसने मूल्यांकन किया था कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस ठीक है, तो उसे अपनी गलती का बाद में एहसास हुआ और उसे भी यह सब व्यवस्थाएं जो आपातकालीन उस समय लगाई गई थी गलत लगा। दूसरी तरफ आपातकाल के आलोचकों का तर्क था कि आज़ादी के आंदोलन से लेकर लगातार
भारत में जन आंदोलनों का एक सिलसिला चलता रहा है। जेपी सहित विपक्ष के अन्य नेताओं का ख्याल था कि लोकतंत्र में लोगों को सार्वजनिक तौर पर सरकार के विरोध का अधिकार होना चाहिए। ऐसा होना भी चाहिए कि सार्वजनिक तौर पर यदि अहिंसा का सहारा वो लेते हैं तो उन्हें जन आंदोलन की परमिशन होनी चाहिए, जन आंदोलन का अधिकार होना चाहिए। बिहार और गुजरात में चले विरोध आंदोलन ज़्यादातर समय अहिंसक थे और शांतिपूर्ण रहे थे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन पर कोई राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का मुकदमा नहीं चला था और अधिकतर बंदियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। देश के अंदरूनी मामलों की देखरेख का जिम्मा गृह मंत्रालय का होता है। गृह मंत्रालय ने भी कानून व्यवस्था की बाबत कोई चिंता नहीं जताई थी। अगर कुछ आंदोलन अपनी हद से बाहर जा रहे थे तो सरकार के पास अपनी रोज़मर्रा के अमल में आने वाली इतनी शक्तियाँ थी कि वह इस आंदोलन को हद में ला सकती थी। लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली को ठप करके आपातकाल लागू करने जैसे अत्याचारी कदम उठाने की जरूरत कतई नहीं थी। दरअसल खतरा देश की एकता और अखंडता को नहीं था, बल्कि जो शासक दल था। शासक दल कौन था? कांग्रेस पार्टी थी। स्वयं प्रधानमंत्री को था। आलोचक कहते थे कि देश को बचाने के लिए बनाए गए संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग श्रीमती इंदिरा गांधी ने निजी ताकत को बचाने के लिए किया था। हेलो स्टूडेंट्स, इन 12th क्लास आप चैप्टर पढ़ रहे थे द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ठीक है, जो लोकतांत्रिक सरकार को जो क्राइसिस फेस करने पड़ रहे थे वो सब कुछ आप पढ़ रहे थे। अब तक हमने देखा कि किस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। ठीक है, और जो नेशनल इमरजेंसी लगाई थी वह अचानक से लगाई थी क्योंकि जो बिहार का जन आंदोलन था वह राष्ट्रव्यापी होता प्रतीत आ रहा था और जिसकी वजह से कांग्रेस को अपनी सत्ता का खतरा था और उन्होंने नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया था। अब देखते हैं हम इस चैप्टर में कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, क्या क्या परिणाम आए वो सब कुछ देखते हैं। द ब्रोड द एग्जीशन टू एन अब्रप्ट स्टॉप, स्ट्राइक वर बैंड। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो षड्यंत्र था, जो एगिशन उस टाइम पे चल रहा था मूवमेंट, वो सब कुछ स्टॉप हो गया है। स्ट्राइक भी बंद हो गई हैं। मैनी अपोजिशन लीडर वर पुट इन जेल। जो विरोधी नेता थे वो जेल में डाल दिए गए हैं। द पॉलिटिकल सिचुएशन बिकेम वेरी क्वाइट थ्रू टेंस। ठीक है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो उस समय पर हो गई थी वह काफ़ी शांत हो गई हैं। डिसाइडिंग टू यूज़ इट्स स्पेशल पावर अंडर द एमरजेंसी प्रोविज़न। जो जिस टाइम पे स्पेशल पावर गवर्नमेंट के पास चली जाती है, जब हमारे पास इमरजेंसी लग जाती है, इमरजेंसी प्रोविज़न के अनुसार गवर्नमेंट के पास कुछ विशेष अधिकार, कुछ विशेष पावर होती हैं। द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। गवर्नमेंट ने जो फ्रीडम थी प्रेस की उसको सस्पेंड कर दिया, बंद कर दिया। न्यूज़पेपर वर आस्क्ड टू गेट प्रायर अप्रूवल फॉर ऑल मटेरियल टू बी पब्लिश्ड। न्यूज़पेपर वालों को जो भी अपने न्यूज़पेपर में छापना था वो सब कुछ उसे परमिशन लेकर करना पड़ता था। दिस इज़ नोन एज प्रेस सेंसरशिप। इसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। अप्रीहेंडिंग सोशल एंड कम्युनल डिसहार्मनी, द गवर्नमेंट बैंड। जो गवर्नमेंट थी उसने बैन कर दिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, आरएसएस को भी कर दिया जो राष्ट्रीय स्तर पर थी, और जमात इस्लामी को भी बंद कर दिया। प्रोटेस्ट भी बंद कर दिए और स्ट्राइक भी, और पब्लिक एग्रेशन वर डिसअलाउड। सब कुछ डिसअलाउड हो गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, सबसे महत्वपूर्ण, अंडर द प्रोविज़न ऑफ एमरजेंसी। जब एमरजेंसी लगती है तो उस टाइम पे कुछ ऐसे प्रोविजंस भी होते हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स शुड सस्पेंडेड। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको भी सस्पेंड किया जा सकता है, इंक्लूडिंग द राइट ऑफ सिटीजन टू मूव द कोर्ट फॉर रिस्टोरिंग देयर फंडामेंटल राइट। यहाँ तक कि एमरजेंसी प्रोविज़न की ड्यूरेशन में एक नागरिक को इतना अधिकार भी नहीं होता है कि वह अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कोर्ट में या न्यायालय में जा सके। द गवर्नमेंट मेड एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो गवर्नमेंट थी उसने काफ़ी यूज़ किया किसका? प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो नज़रबंदी थी उसका काफ़ी प्रयोग किया। अंडर द
दिस प्रोविज़न, इस प्रोविज़न में पीपल आर अरेस्टेड एंड डिटेन नॉट बिकॉज दे हैव कमिटेड एनी ऑफेंस। इस प्रोविज़न के अंदर लोगों को अरेस्ट किया जाता था और इसलिए अरेस्ट नहीं किया जाता था कि उन्होंने कोई ऑफेंस किया है, कोई क्राइम किया है, बट ऑन द एप्रीहेंशन दैट दे मे कमिट एन ऑफेंस। इस आशंका के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जाता था कि वो कोई भी ऑफेंस, कोई भी क्राइम, कोई गुनाह कर सकते हैं। यूजिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द गवर्नमेंट मेड लार्ज स्केल अरेस्ट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जो ये नज़रबंदी का जो अधिकार, निवारक नज़रबंदी का जो अधिकार गवर्नमेंट को था, इसके तहत जो सरकार थी इमरजेंसी प्रोविजंस की ड्यूरेशन में उसने काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया। अरेस्टेड पॉलिटिकल वर्कर्स कुड नॉट चैलेंज देयर अरेस्ट। जो पॉलिटिकल वर्कर अरेस्ट हुए थे उस टाइम पे, कुड नॉट चैलेंज नहीं कर सकते थे देयर अरेस्ट, जो उन्हें अरेस्ट किया गया है, थ्रू द हैबिस कॉर्पस पेनिटेशन। ठीक है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट होती है उसके थ्रू भी वो मतलब कोई याचिका नहीं लगा सकते थे। मैनी केसेस वर फिल्ड इन द हाई कोर्ट। बहुत सारे केसेस उस समय पे हाई कोर्ट में फिल किए गए और सुप्रीम कोर्ट में भी, बाय उनके द्वारा एंड ऑन द बिहाफ ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ठीक है, या उनके जो साथ में कोई और थे उन्होंने उनके बिहाफ पर पेनिटिशन डाली, याचिका दायर की, बट द गवर्नमेंट क्लेम दैट इट वॉज नॉट इवन नेसेसरी to inform the arrested person of the reason and ground of their arrest। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने उस टाइम पे यह क्लेम किया कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके लिए यह ज़रूरी नहीं है कि उन्हें यह सूचना दी जाए कि जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसका रीज़न क्या है या किस ग्राउंड, किस आधार पर उसे अरेस्ट किया गया है। ठीक है, सेवरल High Court gave judgment that even after the declaration of emergency, the court could entertain a writ of habeas corpus filed by a person challenging his or his detention। ठीक है, लेकिन कुछ कोर्ट ऐसे थे, कुछ हाई कोर्ट ऐसे थे जिन्होंने इस याचिका को स्वीकार किया और उन्होंने यह कहा कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है वह इमरजेंसी, आपातकालीन की सिचुएशन में भी जारी की जा सकती है। लेकिन 1976 में द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का जो संवैधानिक रूप से एक पीठ जो बनाई गई, ओवर रूल्ड, उसने हाई कोर्ट का जो आदेश था उसे ओवर रूल्ड कर दिया, उलट दिया, एंड एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट प्ले। और जो सरकार ने रीज़न दिया था कि इनको बताना कोई ज़रूरी नहीं है कि किस आधार पर इन्हें गिरफ़्तार किया गया है या इन्हें क्यों गिरफ़्तार किया गया है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। इट meant that during the emergency the government could take away the citizens' right to life and liberty। ये कहता है, इसका मतलब यह था कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी की ड्यूरेशन में गवर्नमेंट कुड टेक अवे द सिटीजन राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वह उनके जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार उनसे छीन सकती हैं। दिस जजमेंट क्लोज द डोर्स ऑफ जुडिशरी फॉर द सिटीजन्स। ये जो जजमेंट दी गई, इससे क्या हुआ, जो न्यायपालिका के दरवाजे थे वह आम नागरिकों के लिए बंद हो गए थे, जो डोर्स थे वो क्लोज्ड हो गए थे, एंड इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और सबसे जो विवादपूर्ण जो जजमेंट उस टाइम पे रही थी सुप्रीम कोर्ट की, वह यही थी। देयर वर मैनी एक्ट ऑफ डिसेंट एंड रेजिस्टेंस टू द इमरजेंसी। मैनी पॉलिटिकल वर्कर ऐसे थे जो उस टाइम पे अरेस्ट नहीं हुए थे जब सरकार ने बहुत सारे नेताओं को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था, तो वो सारे के सारे अंडरग्राउंड हो गए एंड ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। न्यूज़पेपर लाइक द इंडियन एक्सप्रेस एंड द स्टेट्समैन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट सेंसरशिप। जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर था और जो स्टेटमैन था, उन्होंने गवर्नमेंट की जो सेंसरशिप की जो प्रोसीजर उन्होंने प्रेस पर लगाया था वो उसके अगेंस्ट थे, और उन्होंने इसके लिए क्या करते थे, वो बाय लिविंग ब्लैंक स्पेस वेयर न्यूज़ आइटम हैड बीन सेंसर्ड। ठीक है, जिन न्यूज़ को प्रतिबंधित किया गया था वह उनके लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ देते थे। मैगजीन्स लाइक द सेमिनार इन द मेन स्ट्रीम चूज टू क्लोज डाउन। जो ऐसी मैगज़ीन थी सेमिनार और मेन स्ट्रीम, उन्होंने बंद होना ज़्यादा ज़रूरी समझा
सबमिट टू सेंसरशिप, सेंसरशिप को एक्सेप्ट करने की बजाय मैनी जर्नलिस्ट वर अरेस्टेड, बहुत सारे जो जर्नलिस्ट थे उन्हें अरेस्ट किया गया फॉर राइटिंग अगेंस्ट द एमरजेंसी, एमरजेंसी के अगेंस्ट लिखने के कारण। मैनी अंडरग्राउंड न्यूज़ लेटर एंड लीफलेट्स वर पब्लिश टू बाईपास सेंसरशिप। कन्नड़ राइटर श्री वर्मा क्रांत अवार्डेड विद द पद्म भूषण, जिन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार मिला हुआ था, और हिंदी के राइटर थे फानी शिवरथनाथ रीनू अवार्डेड, जिनको पद्म शास्त्री मिला हुआ था। रिटर्न द अवार्ड, उन्होंने अपने अवार्ड को रिटर्न कर दिया। इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी को सस्पेंड किया गया था उसकी वजह से उन्होंने अपने अवार्ड्स को रिटर्न कर दिया। बाय एंड लास्ट such open act of defense and resistance were rare. The parliament also brought in many new changes to the constitution, और अब जो पार्लियामेंट थी वह बहुत सारे परिवर्तन लेकर आई संविधान के अंदर। इन द बैकग्राउंड ऑफ रूलिंग ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट इन इंदिरा गांधी केस, जो इंदिरा गांधी का केस हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जस्टिफिकेशन दी थी कि जो इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है वो इनवैलिड है। एन अमेंडमेंट वॉज मेड डिक्लेयरिंग दैट इलेक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कुड नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। ठीक है, कोर्ट के अंदर जो इलेक्शंस होंगे प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के और वाइस प्रेसिडेंट के, उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता। द 42nd अमेंडमेंट वॉज ऑल्सो पास्ड ड्यूरिंग द एमरजेंसी, जो 42वां संशोधन संविधान में हुआ था वह एमरजेंसी की ड्यूरेशन में ही पास आउट हुआ था। You have already studied that this amendment consisted of a series of changes as many part of the constitution. आप पहले ही यह चीज़ पढ़ चुके हैं कि जो 42वां संशोधन था वह संशोधनों की एक लिस्ट था। Among the various changes made by this amendment, इस जो ये अमेंडमेंट हुई थी इसमें जो भी बदलाव हुए, one was that, इनमें से एक था, the duration of legislature in the country was extended from 5 to 6 years। जो legislature की जो ड्यूरेशन थी उसे 5 साल की बजाय कितने साल कर दिया गया, 6 साल कर दिया गया। दिस चेंज वॉज नॉट ओनली फॉर द एमरजेंसी पीरियड, यह एमरजेंसी का जो समय था उसी समय के लिए ही नहीं था, बट वॉज इंटेंडेड टू बी ए परमानेंट नेचर, यह किस चीज़ के लिए था, परमानेंट के लिए था। ठीक है, जस्ट टेम्परेरी नहीं था। बिसाइड दिस, इसके अलावा ड्यूरिंग एन एमरजेंसी इलेक्शंस कैन बी पोस्टपोन्डेड बाय 1 ईयर, और एमरजेंसी के ड्यूरेशन में इलेक्शंस को 1 ईयर के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। इफेक्टिवली आफ्टर 1971 द इलेक्शन नीडेड टू हेल्प ओनली इन 1972 इंस्टेड ऑफ 1976, इसलिए जो 1976 के इलेक्शन थे वो अब कब हो सकते थे, 1978 में भी हो सकते थे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ये देखिए कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग एमरजेंसी, क्या कंट्रोवर्सीज हुई थी जो एमरजेंसी लगी थी उसमें। ठीक है, तो देखिए वॉज द एमरजेंसी नेसेसरी, जो उस टाइम पे एमरजेंसी लगी क्या वह ज़रूरी थी। अभी अब से ये इसके बारे में स्टडी करेगा। ठीक है, स्टडी करेंगे तो कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली मेंशन इंटरनल डिस्टर्बेंस एज द रीज़न फॉर डिक्लेयरिंग एमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन में साधारण रूप से यह निर्धारित है कि अंदरूनी गड़बड़ के आधार पर एमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है। बिफोर 1975 1975 से पहले एमरजेंसी वाज नेवर प्रोक्लेम्ड ऑन दिस ग्राउंड, लेकिन 1975 से पहले इस आधार पर कभी भी देश में एमरजेंसी आपातकालीन नहीं लगी है। वी हैव नोटेड दैट द एग्जीशन वर गोइंग ऑन इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री, जो उस टाइम पे एग्जीशन चल रहा था वह देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहा था। वॉज दिस रीज़न इनफ फॉर डिक्लेयरिंग एन एमरजेंसी, क्या एमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए मतलब क्या यह रीज़न जो है कि देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध चल रहा था, गड़बड़ी चल रही थी, तो क्या उसके आधार पर एमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट इन ए डेमोक्रेसी, जो गवर्नमेंट थी उसने अपनी स्टेटमेंट देते हुए कहा कि एक लोकतांत्रिक सरकार में
हैं, जो अपोजिशन पार्टी है मस्ट अलाउ द इलेक्टेड रूलिंग पार्टी टू गवर्न अकॉर्डिंग टू इट्स पॉलिसीज़। ये कहता है कि जो विरोधी पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, उसे अलाउ करना चाहिए, जो रूलिंग पार्टी है उसे जो भी वह अपनी पॉलिसी लेकर आए उन्हें लागू करने देना चाहिए। इट फेल्ट दैट द फ्रिक्वेंट रिकोर्स टू एगिशन, प्रोटेस्ट एंड कलेक्टिव एक्शन आर नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। उन्होंने यह महसूस किया था कि जो एगिशन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, वह डेमोक्रेसी के लिए अच्छे नहीं हैं। सपोर्टर ऑफ इंदिरा गांधी ऑल्सो हेल्ड दैट, जो सपोर्टर थे इंदिरा गांधी के, उनका क्या मानना था, इन डेमोक्रेसी यू कांट कंटिन्यूसली हैव एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स टारगेटिंग द गवर्नमेंट। दिस लीड to instability and distract the administration from its routine task for ensuring development। यदि इस तरीके से मतलब जो गड़बड़ होती रहेंगी, ठीक है, और उन्हें उनकी पॉलिसीज़ को लागू करने से रोका जाएगा, तो जो गवर्नमेंट है उसमें इंस्टेबिलिटी आएगी और वह अपने प्रशासन के रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, रास्ता भटक जाएगी। जो उसको पॉलिसीज़ लागू करनी है, जो उसके रूटीन के टास्क हैं डेवलपमेंट के लिए, वह नहीं कर पाएगी। ऑल द एनर्जीज वर डाइवर्टेड टू मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर, और जितनी भी एनर्जी है वह सिर्फ इसी चीज़ में लग जाएगी, किसमें, मेंटेनेंस द लॉ एंड ऑर्डर। इंदिरा गांधी रोट इन लेटर टू शाह कमीशन। इंदिरा गांधी ने जो शाह आयोग की नियुक्ति की गई थी, जो इमरजेंसी लगी थी, शाह आयोग की नियुक्ति किस लिए की गई थी, जो इमरजेंसी लगी थी वह कहाँ तक, किस हद तक ठीक है, इस चीज़ की जांच करने के लिए, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने शाह आयोग का लिखा कि द सबवर्सिव फोर्सेस वर ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोग्रेसिव प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ ऐसे मतलब फोर्सेस हैं, कुछ ऐसे बल हैं जो संविधान के अनुसार अनुकूल नहीं हैं और वो जो हैं गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स को मतलब ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं उसमें, एंड वर अटेम्प्टिंग टू डिसलॉज हर पावर फ्रॉम द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, और उसको पावर से हटा देना चाहते हैं कुछ असंवैधानिक तथ्यों के आधार पर। सम अदर पार्टीज लाइक द CPI दैट कंटिन्यू टू बैक द कांग्रेस ड्यूरिंग द एमरजेंसी। CPI जो थी उस टाइम इमरजेंसी के टाइम पे कांग्रेस को क्या कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। ऑल्सो बिलीव दैट, वो जो सोच रही थी, CPI क्या सोच रही थी, देयर वॉज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया। CPI की थॉट थी कि यहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय रूप से षड्यंत्र चल रहा है भारत की एकता के लिए। इट इज़ बिलीव दैट इन सच सर्कमस्टांसेस सम रेस्ट्रिक्शंस और एन एग्रीशन वर जस्टिफाइड। इसलिए ऐसी स्थिति के अंदर जो यह हड़तालें वगैरह जो भी कुछ अंदरूनी गड़बड़ के लिए चल रहा है, स्ट्राइक्स हो रही हैं, इन सब पर कुछ समय के लिए बैन लगा देना चाहिए। द CPI फेल्ट दैट द एग्रीशन लीड बाय द GP वर मेनली बाय द मिडिल क्लासेस। ये कहता है कि जो CPI थी उसकी थॉट ये थी कि जो JP ने जिस आंदोलन का आह्वान किया है वह जो है वह सिर्फ मध्यम वर्ग के लिए है, और जो अपोज करता है रेडिकल पॉलिसीज़ को, जो कांग्रेस पार्टी की जो रेडिकल पॉलिसीज़ हैं वो मध्यम वर्ग उसको अपोज करता है। आफ्टर द इमरजेंसी द CPI फेल्ट दैट इट असेसमेंट वॉज मिस्टेकन। लेकिन जब इमरजेंसी के बाद CPI ने इस चीज़ को महसूस किया कि जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया है, जो उसको असेसमेंट दी थी, वॉज मिस्टेकन, वो उसकी गलती थी। दैट वॉज एन एरर, वो इसका एरर था, गलती थी, टू हैव सपोर्टेड द एमरजेंसी, जो उन्होंने एमरजेंसी को सपोर्ट किया। ऑन द अदर हैंड क्रिटिक्स ऑफ द एमरजेंसी आर गुड दैट एवर सिंस द फ्रीडम मूवमेंट इंडियन पॉलिटिक्स हैड ए हिस्ट्री ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल। दूसरा मतलब जो क्रिटिक्स थे, जो आलोचना कर रहे थे आपातकालीन की, उनका जो पॉइंट था वह यह था कि मतलब हमने अपनी स्वतंत्रता के लिए भी काफ़ी आंदोलन छेड़े हैं जो हमारी हिस्ट्री में लिखे हुए हैं, कुछ स्ट्रगल्स हैं हमारे। JP एंड मैनी अदर अपोजिशन लीडर, जो JP और कुछ विरोधी लीडर्स जो थे, नेता जो थे, फेल्ट दैट इन ए डेमोक्रेसी पीपल हैड द राइट टू पब्लिकली प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को इतना अधिकार होना चाहिए कि वे सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकें। एंड द बिहार एंड गुजरात जो एग्रेशन से वर मोस्टली पीसफुल, वो शांतिपूर्वक थे, नॉन वायलेंट, अहिंसा
अहिंसा से युक्त थे। दोज हु वर अरेस्टेड वर नेवर ट्राइड फॉर एनी एंटी नेशनल एक्टिविटी। ये कहता है जिनको अरेस्ट किया गया था उन्होंने कभी यह सरकार के विरुद्ध कोई भी गतिविधि नहीं की थी। नो केसेस वर रजिस्टर्ड, उनके खिलाफ कोई केस भी नहीं थे। मोस्ट ऑफ द डिटेनेंस, जितनों को भी गिरफ्तार किया गया था। द होम मिनिस्ट्री और जो गृह मंत्रालय है विच इज़ इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग द इंटरनल सिचुएशन, जिसका कार्य क्या होता है किसी भी कंट्री की इंटरनल सिचुएशन को मॉनिटर करना, देखना, कंट्रोल करना। ऑल्सो डिड नॉट एक्सप्रेस एनी कंसर्न अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री, वो कोई भी कंसर्न नहीं दिखा रही थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। इफ सम एग्जीशन हैड ओवरस्टेप देयर लिमिट्स, यदि कुछ आंदोलन ऐसे भी हों या कोई स्थिति ऐसी भी हो जब वह अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दें, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास हैड इनफ रूटीन पावर टू डील विद इट, उसके पास इतनी शक्तियां हैं कि वह इनके साथ डील कर सके। देयर वॉज नो नीड टू सस्पेंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, इसलिए जो लोकतांत्रिक जो फंक्शन कार्य विधि हो रही थी उन्हें मतलब स्टॉप करने की, सस्पेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यूज ड्रैकोनियन मेजर लाइक द इमरजेंसी फॉर दैट, जैसा कि इसके लिए यह इमरजेंसी जो प्रोविज़न लगाया था, इमरजेंसी जो लगाई गई थी वह पूर्ण रूप से गलत थी। द थ्रेट वॉज नॉट टू द यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, जो डर था वह किसी एकता और अखंडता का नहीं था बल्कि रूलिंग पार्टी को डर था। टू द प्राइम मिनिस्टर हर सेल्फ, और प्रधानमंत्री को भी अपने लिए डर था। द क्रिटिक्स सी दैट, जो आलोचना कर रहे थे उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी मिस्ड यूज्ड, इंदिरा गांधी ने गलत उपयोग किया एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का, संवैधानिक जो प्रोविज़न दिया गया था, मेंट फॉर सेविंग द कंट्री टू सेव हर पर्सनल पावर, जो एक देश को बचाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न था उसने उसका उपयोग अपने पर्सनल पावर को बचाने के लिए किया था।